हेलो दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा था कि फिजिक्स के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी इस टाइम तक खत्म हो चुके होंगे और अभी अब 7 बजे वाला वीडियो आ चुका है। ये आज की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है और इसके साथ हम अपना पूरा का पूरा फिजिक्स खत्म करेंगे। तो दोस्तों हम एकदम एज पर अपने प्लान काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम आज के वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरा क्विक रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट्स, क्या बच्चे गलतियां करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारी की सारी चीजें अपन आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये आज का लास्ट वीडियो है और इसके साथ हमारा फिजिक्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट वीडियो की तरफ। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट इससे पहले कि हम ये वीडियो शेयर करें, फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, और ये वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसको ज्वाइन कर सके। चलिए, तो आज का जो है चैप्टर, दैट इज आज का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, और अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले समझेंगे चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इस तरीके की बेसिक डेफिनेशंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ये चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो अगर अपन एक एटम को देखेंगे तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक, अब क्योंकि अपन एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन में आपको यह समझना है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ये नेगेटिव चार्ज होता है, और चार्ज, नेगेटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट आएगा। ठीक है, करंट से ऑपोजिट आएगा। ठीक है, करंट मान लो अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो चार्जेस जो हैं वो इस तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चार्जेस करंट के फ्लो के डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा। अगर अपन प्रोटॉन की बात करेंगे तो एक्चुअली प्रोटॉन यार न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है, वो मूव नहीं करता है। बट अगर आप उसको सिर्फ एज अ पॉजिटिव चार्ज लोगे तो आप ये बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन मूव कर रहा है। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन के पीछे दिमाग नहीं लगाएंगे। अब अगर हम समझें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या करता है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, नाम से ही क्लियर है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको आम भाषा में अपन बोलते हैं ना भैया वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज जिसको करते रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर स्कूल्स में मैंने देखा है, ठीक है, वो वोल्टेज बोल के पढ़ा देते हैं। भाई वो वोल्टेज नहीं है, वो क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो ये दो पॉइंट्स है मेरे पास, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ए है, बी ए है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी है। ठीक, ये है पोटेंशियल एट ए एंड ये है पोटेंशियल एट बी पॉइंट। ठीक, वी ए एंड वी बी से डिनोट कर रहे हैं, तो दोनों के पोटेंशियल में जो अंतर है वो कितना हो गया, वी बी माइनस वी ए। ठीक, ये जो V है अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आम भाषा में समझो यार, मान लो ये दो पॉइंट था। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था मान लो वो 6 वोल्ट पे है और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो है 10 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल का अंतर कितना हो गया, 10 माइनस 6 मतलब 4 वोल्ट हो गया। तो ये जो 4 वोल्ट आया इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक क्लियर है। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज पॉइंट्स थे ए और ये था बी। ठीक, अब अगर एक चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लेकर के जाना होगा तब तो वो अपने आप चले जाएगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको उस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेकर के जाना होगा तो अब आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां से लेकर के और यहां तक पहुंचाने में। मान लीजिए वो वर्क डन W है। क्या है वो, वर्क डन W है, और कितने चार्ज को लेकर के जा रहे हो, Q चार्ज को लेकर के जा रहे हो। वापस पिछली स्लाइड में आते हैं, ये जो Q चार्ज था इसकी SI यूनिट क्या है। ठीक है, Q से अपन इसको डिनोट करेंगे और इसकी SI यूनिट जो है वो है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करेंगे। ठीक है, वापस इसमें आते हैं, मान लो वर्क डन W में है। ठीक है, W लेटर से डिनोट कर रहे हैं जिसकी SI यूनिट J है, जूल, और Q लेटर से हम चार्ज को डिनोट कर रहे हैं जिसकी SI यूनिट है कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वापस आ जाते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक, यहां जो क्वेश्चन था, जो 6 वोल्ट और 10 वोल्ट वाला क्वेश्चन, मान लो यहां से लेकर के चार्ज को यहां जाने में अगर 2 जूल का काम करना पड़े। ठीक है, तो बोले भैया चार्ज कितना है बताओ, तो फॉर्मूला में रख दो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। V की वैल्यू है 4, वर्क डन है 2 जूल, तो ये हो गया Q, तो Q हो गया 2/4 मतलब 0.5 कूलम। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहो तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बना सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का। अब
दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस हम जनरेट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप सेल का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे आप सेल का इस्तेमाल करोगे। अगर ये सिंगल होगा तो इसको हम बोलेंगे सेल, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल। और अगर कई सारी सेल्स एक के आगे एक लगा दोगे तो इसको हम बोलेंगे बैटरी। ठीक, अगर अपन इसके फिगर को देखेंगे तो देखो ये एक लाइन बड़ी खींची हुई है, एक लाइन छोटी खींची हुई है। ये जो बड़ी वाली लाइन खींची हुई है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली लाइन को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा किधर से फ्लो करेगा, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। मान लो मैंने आई करंट यहां से फ्लो करा दिया है। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर दो मल्टीपल बैटरीज जो दो सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं, बैटरी बोल रहे हैं। तो ये देखो ये फर्स्ट वाले का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव से कनेक्टेड है और फिर पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को ऑल्टरनेटिवली कनेक्ट करते हैं। ठीक, होता क्या है, इसको कनेक्ट करने से बेसिकली जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मान लो मतलब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो बैटरी है ये मान लो 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 1.5 वोल्ट। मतलब इस पार का और इस पार का जो दो सेल का जो दो हिस्सा है दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 1.5 वोल्ट। ठीक है, चलो दोस्तों इससे पहले कि मैं अब आपको ये बताऊं कि 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है यार, फटाफट से एक बार नीचे जाकर के साइंस 100 कमेंट कर दो। ठीक है, तो एक अपने को साइंस में 100 मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी फिजिक्स खत्म होने को आ गया है। अपन ने लाइट और उसके बाद ह्यूमन आई और मैग्नेटिज्म ऑलरेडी ये सारी चीज़ें खत्म की हैं। ठीक है, कल सुबह सुबह से अपन केमिस्ट्री शुरू करेंगे, 10 बजे पहला वीडियो आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और एक बार साइंस 100 कमेंट करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं व्हाट इज 1 वोल्ट। अब समझना क्या है कि 1 वोल्ट क्या होता है। अब अभी अभी मैंने बताया था V का फॉर्मूला होता है W/Q। ठीक है, अब यार ये जो 1 वोल्ट वाला क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आएंगे। जैसे 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 जूल क्या होता है, ठीक है, 1 वॉट क्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा। इसमें करना क्या होता है, फॉर्मूले में जो भी टर्म्स है सबको 1 1 ले लो तो आंसर अपने आप इधर भी 1 आ जाएगा। मतलब इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या क्या ले लिया मैंने, यहां पर मैंने क्या किया, W को 1 जूल ले लिया, यहां पर मैंने क्या किया, Q को 1 कूलम ले लिया। तो अगर 1 जूल का काम करना पड़ता है 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाने में, क्या किया, 1 जूल के काम को किया 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाने के लिए। तो ये जो दो पॉइंट हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V। क्या हो गया, V। ठीक है, फिर से एक बार डिफाइन करो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इफ 1 जूल ऑफ वर्क, भाई बोल बोल, खाली फोन मत देख, बोल उसको। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट इज 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बोलता है भैया करंट क्या है। ठीक है, तो करंट क्या है इस चीज को समझते हैं। मान लो ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, इस कंडक्टर से मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब यहां से अब चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर मूव कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स जिधर भी मूव करेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा। ठीक है, क्या मूव करेगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मतलब आई मूव करेगा। अब मान लो टी टाइम में, टाइम मैंने कितना ले लिया, टी टाइम में जो चार्ज पास हो रहा है वो क्यू चार्ज पास हो रहा है। कितना चार्ज पास हो रहा है, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को पार कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या चीज को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कभी भी फिजिक्स में रेट ऑफ वर्ड आए और साथ में बताए ना कि रेट ऑफ क्या चीज का है, तो अपॉन में ले लेना टाइम। रेट ऑफ क्या चीज है, फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं करंट। ठीक है, तो करंट का क्या फॉर्मूला हो गया, करंट का फॉर्मूला हो गया Q/T। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है और बोलता है भैया इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे निकालो। तो अपन को पता होना चाहिए Q जो होता है वो होता है Ne, जहां पर N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E क्या होता है, दैट इज
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये माइनस में होता है, ठीक है, नेगेटिव में होता है। ठीक, इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, बेसिकली नेगेटिव साइन लेते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेते टाइम, हम सिर्फ डायरेक्शन को पलट देते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहा है तो चार्ज उसके जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं Q इज इक्वल्स टू NE को इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो करंट का नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NE अपॉन T। ठीक, वैसे ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इससे क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में 80 to 90% चांस है, आप मान करके चलो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं रेजिस्टिविटी से, हीटिंग इफेक्ट से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो लगभग हर बार पूछा जाता है, ठीक है, मतलब उसको तो मगअप करके चले जाना, उसका थ्योरी भी आता है, उसका न्यूमेरिकल भी आता है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, बट 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वापस से मिलता जुलता भैया एक 1 एम्पियर का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज 1 एम्पियर, तो I इज इक्वल्स टू Q बाई T सिखाया था, ठीक। अब फटाफट इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अब आपको नीचे जाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है। मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे वीडियो को, आप कमेंट करोगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। आपको नीचे जाकर के ये बताना है व्हाट इज 1 एम्पियर, ठीक है। करंट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, Q बाई T होता है। इस बेसिस में आप मुझे ये बताओ कि 1 एम्पियर क्या होता है। एम्पियर क्या है, तो एम्पियर जो है वो करंट, मतलब I की SI यूनिट है, I की जो SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट दैट इज एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है कंडक्टर और इंसुलेटर। दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं अगर अपन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करें, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अपन नोट करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी अगर अपन देखें तो सिल्वर जो है दोस्तों वो सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा हूं, बेसिकली मैं आपको ऐसे रॉ पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे सीधे सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। ये जो सिल्वर की जो बेस्ट कंडक्टर होने की प्रॉपर्टी है, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन दे सकता है, ठीक। अगला जो है वो है वायर्स क्या चीज से बने हुए होते हैं, तो वायर्स कॉपर से बने हुए होते हैं, वायर्स सिल्वर से नहीं बने हुए होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि यार इसका जवाब तो तुम लोग भी दे सकते हो कि वायर्स कॉपर के क्यों होते हैं, जब सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है तो वायर सिल्वर के क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। तो फटाफट नीचे जाओ और मुझे कमेंट करके ये बताओ यार कि सिल्वर के वायर्स क्यों होते हैं, कॉपर के वायर्स क्यों होते हैं, सिल्वर के वायर्स क्यों नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अगर अपन फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो फोर्थ पॉइंट बोलता है दोस्तों मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स जो हैं दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब जितने भी नॉन मेटालिक सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक एक्सेप्शन आता है जिसमें फिर से एक एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटालिक सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटालिक सॉलिड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। अगर अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो बोलता है मटेरियल्स जैसे कि वुड, ग्लास, रबर एटसेट्रा, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला, इंसुलेटर्स का इस्तेमाल हम क्या चीज के लिए करते हैं, तो इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपन एज अ प्रोटेक्टिव कवर ऑफ इलेक्ट्रिकल टूल्स, ठीक है। जैसे कि अगर अपने को प्लास देखना हो, स्क्रू ड्राइवर देखना हो, तो ये सारी चीजों में अपन प्रोटेक्टिव कवरिंग जो लगी हुई होती है वो इंसुलेटर्स की होती है ताकि अपने को शॉक ना लगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलती है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। इसके ऊपर बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। टैप वाटर के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिस्टिल्ड वाटर के ऊपर क्वेश्चन आता है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर दोस्तों इंप्यूरिटीज नहीं होती हैं, और क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर इंप्यूरिटीज नहीं होती हैं, आयंस नहीं होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, तो ये सारी वाटर्स के अंदर मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं जो कि आयंस के फॉर्म में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं एथ प्रॉपर्टी देखूं तो एथ प्रॉपर्टी बोलता है एडिशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स एंड एसिड्स एंड बेसेस अलाउ इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मान लो आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें एसिड मिला दो या थोड़ा सा बेस मिला दो या 1 चम्मच नमक मिला दो, ठीक है। जैसे ही आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे उसके अंदर आयंस आ जाएंगे जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। लास्ट 9th प्रॉपर्टी बोलता है गैसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं,
ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने ये 9 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, ठीक है। इन डेप्थ टॉपिक्स जो हैं जिससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को आगे जा करके बताने वाला हूँ। अभी तक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं आया है जिससे बहुत बड़ा कोई नंबर वाला पार्ट वाला क्वेश्चन आता हो। यूजुअली 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही अभी तक अपन ने कवर किए हैं। इस चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन हैं जो अक्सर आते हैं वो थोड़ा सा आगे जाकर के लेटर पार्ट में मिलेंगे, बट अगर आप लाइन से समझते हुए चलोगे तभी जाकर के आपको वो टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को समझना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों सर्किट मतलब एक क्लोज्ड पाथ जहां से करंट जो है फ्लो कर सकता है। आगे जाकर के अपन कई सारे सर्किट देखेंगे। सर्किट बनाने के लिए अपन कुछ बेसिक सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब का सिंबल ये है, की ऑफ का सिंबल ये है, इसके बीच में अगर आप एक डॉट लगा दोगे तो की ऑन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये स्विच ऑफ है, इसको अगर इसके साथ जोड़ दोगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। ये ए अमीटर का साइन है, ठीक है। वैसे ही वी लिख दोगे तो वोल्ट मीटर का साइन हो जाएगा। ये वाला रजिस्टर का साइन है, ये जो है ये फ्यूज का साइन है। ये बता रहा है कि यहाँ पर जंक्शन वायर जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में दे सकता है, जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप सर्किट को डिकोड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? नहीं भाई, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, सर्किट में ये क्वेश्चंस यूज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर से एक क्वेश्चन आ सकता है। ये जो क्वेश्चन आता है ये असर्शन रीजन में आता है। कहां पर आता है क्वेश्चन? असर्शन रीजन में आता है। असर्शन रीजन एक ऐसी चीज होती है जिसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले तो ये बताओ ये डिवाइस कौन सा है। तो जहां जिसमें ए लिखा हुआ है ये डिवाइस है अमीटर, ठीक है। अमीटर रिजेंबल्स टू एम्पियर। एमीटर बोलने से जो मिलता जुलता वर्ड अभी तक जो अपन ने सीखा है वो है एम्पियर। एम्पियर क्या करता है? एम्पियर ऐसा यूनिट है किसकी? करंट की। तो बेसिकली एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को नापता है, ठीक। अब आपको याद ये रखना है कि अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। अब देखो मैं एक एकदम बेसिक सा सर्किट सिखाता हूं, ठीक है। ये बल्ब है, ठीक। ये बल्ब में ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अपन ने बैटरी लगा दी और ये सर्किट कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसमें एक स्विच लगा देता हूं, ये स्विच लग गया। स्विच में जैसे मैंने की लगा दिया, अब यहां से करंट फ्लो करेगा और इस तरीके से करंट मूव करेगा, लाइट जो है बल्ब ग्लो करेगी, ठीक। ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, R रेजिस्टेंस की बल्ब है। इस बेसिक इसको एक सर्किट बोलते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। अब मुझे पता करना है ये करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहां से जो I करंट फ्लो कर रहा है भैया ये कितना करंट है ये पता करना है। तो क्या करेंगे, इस वायर को यहां से कट करो और यहां पर एक डिवाइस लगा दो। इस डिवाइस का नाम रखेंगे एमीटर, ठीक है। और ये करंट आई इसमें से फ्लो करने लगा। तो जितना भी करंट फ्लो करेगा ना वो इस तरीके से नीडल डिफ्लेक्ट करेगी और आपको बताएगी कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। अब ये सीरीज में कनेक्टेड कैसे है? तो मान लो यहां से आप ट्रैवल करना अगर शुरू किए, ठीक है। आप यहां से ट्रैवल करना शुरू किए, यहां से गए, अब इस अमीटर से पास हुए पहले आप, फिर इस बल्ब से पास हुए और फिर इससे पास होते हुए वापस आ गए। तो आप इससे भी पास किए और आप इससे भी पास किए, क्योंकि आप दोनों से पास हुए इसलिए दोनों किस में हो गए? दोनों हो गए सीरीज में। फंडा क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये अमीटर नहीं है, दिस इज वोल्ट मीटर, ठीक। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? तो दोस्तों वोल्ट मीटर डिफरेंस मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम वोल्ट मीटर का होता है, ठीक। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से ऐसा उसको मेजर करते हैं। अब करते हैं इसको क्या, एक सर्किट से समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये होगा। ये हो गया बल्ब, ठीक। ये मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया। यहां पर तो मैंने अमीटर लगाया था, यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी लगा दी, ठीक। ये बल्ब हो गया। बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखो क्या करना है, मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। किसके अक्रॉस निकालना है? इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इस बल्ब के अक्रॉस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे पास एक डिवाइस था वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर की दो साइड से वायर्स निकली हुई है, ठीक है। फर्स्ट वाला वायर, सेकंड वाला वायर। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले वायर को आपको किसी भी एक साइड जोड़ देना है। तो इसको आप बेसिकली मैंने क्या किया, यहां जोड़ दिया, यहां पे इस पॉइंट पे जोड़ दिया, और ये दूसरे वाले को मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे जोड़ दिया। तो ये जो दो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब अगर बोल रहा है रेजिस्टेंस आर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप इस तरीके से निकालोगे, ठीक। चलो एक और फंडा बताता हूं, ठीक। ये फंडा बेसिकली न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये है फर्स्ट रेजिस्टर, ये है सेकंड रेजिस्टर।
ये 2 ही रेजिस्टर लगाते हैं, चलो अभी, या एक और लगा लेते हैं। ये है थर्ड रेजिस्टर, ठीक, ये हो गई बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V। अब मेरे को क्या करना है, अलग अलग जगह का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 3 पोटेंशियल वोल्ट मीटर लेते हैं, V1, V2, V3, ठीक। इसके पहले वाले वायर को इधर कनेक्ट किए, दूसरे वाले वायर को इधर कनेक्ट किए, तो ये R1 के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस देने लगेगा। इसका पहला वायर यहां कनेक्ट किए, दूसरा वायर यहां कनेक्ट किए, तो ये मेरे को R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देने लगेगा, ठीक। इसका यहां पर पहला वायर कनेक्ट किए, यहां पर दूसरा वायर किए, ये मेरे को R3 देने लगेगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V1, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V3। और अगर मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 करूंगा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा जितना यहां पर बैटरी लगा है। वोल्ट मीटर का फंडा समझ में आया? वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक सर्किट दे देता है, बोलता है बताओ V1 की रीडिंग कितनी आएगी, A1 की रीडिंग कितनी आएगी, A2 की रीडिंग कितनी आएगी। जैसे यहाँ पर मैंने V1, V2, V3 लगाया है, अगर मेरे को इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना होगा, मैं क्या करूंगा, तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दूंगा, नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दे दूंगा, आपको बताऊंगा बताओ V1 की रीडिंग कितनी आएगी, V2 की रीडिंग कितनी आएगी, V3 की रीडिंग कितनी आएगी, सीधा सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कोई भी वोल्ट मीटर एक्चुअली में कनेक्ट कैसे होता है, ठीक है। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा मीटर कनेक्ट कहां हो रहा है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कहां हो रहा है, सर्किट में क्वेश्चंस गलत कर दोगे। अक्सर देखा हूं भाई, बहुत सारे पेपर्स मैंने चेक किए हैं, बच्चे इतना ज्यादा गलती करते हैं सर्किट में क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है कि कहां पे किसको कनेक्ट करना है, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे जो चैप्टर का नाम है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। आज का चैप्टर नंबर 4 है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का। उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने फिनिश कर लिया, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक से शेयर नहीं किए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स करो, कमेंट्स करने में क्या है, रिप्लाई भी करते जाऊंगा मैं, आपको मजा आएगा पढ़ने में, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है वो है ओम्स लॉ। अब हम देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या बोलता है और किस तरीके से ओम्स लॉ यार एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्यूटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्यूट क्वेश्चन, एंड ये जो क्यूट क्वेश्चन है दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के ऊपर 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है, ठीक, और एक वेरिएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है। कभी भी ये ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन ना पहले आता था कि व्हाट इज ओम्स लॉ, आजकल व्हाट इज ओम्स लॉ क्वेश्चन आने की जगह थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आता है। मैं बताता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोस्तों अब ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे एक सर्किट में करंट भी बढ़ते जाएगा। मतलब द करंट इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है। 2 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो जो करंट आएगा उसको नोट कर लो, 4 वोल्ट लगाओ जो करंट आएगा उसको नोट कर लो, 6 वोल्ट लगाओ जो करंट आएगा उसको नोट कर लो। और अगर आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ जो है दोस्तों वो लीनियर आएगा, मतलब इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y एक्सिस में आपको v प्लॉट करना है और x एक्सिस में आपको i प्लॉट करना है। इसका रिलेशन होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे आप एक कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट को हम बोलते हैं r यहाँ पर रेजिस्टेंस को शो करता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। क्या चीज की रुकावट? चार्जेस को फ्लो होने देने की रुकावट। मतलब वो अब चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देगा। मतलब आपके पास अगर 2 डिवाइसेस हैं, एक का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और एक का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है वहां से करंट बहुत कम पास होगा, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जहां पर रुकावट बहुत कम है, वहां पर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी जो एसआई यूनिट है दोस्तों वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, इसको OHM भी लिखते हैं, दैट इज फॉर ओम, ठीक। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन आता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दो। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है, आपके पास 2 कंडक्टर हैं, कंडक्टर A और कंडक्टर B, ठीक। आपको ये बताना है कि जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस मान लो बोला हुआ है R1 इज मोर देन R2, क्वेश्चन में दे दिया R1 इज मोर देन R2, तो बोलता है I1 और I2 के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो 4 ऑप्शन दे सकता है, I1 इज इक्वल्स टू I2, I2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स I1, या फिर I1 इज मोर देन I2, या I1 इज लेस देन I2। इस तरीके से 3-4 ऑप्शंस बना सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पर करंट ज्यादा होगा। मतलब रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ। और अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को देखेंगे तो वो आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ करंट बढ़ते जाएगा। सिंपली इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। इस बेसिस पे दोस्तों अगर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि 1 ओम क्या होता है। अब जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर
आर का फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V बाई आई, इस आई को नीचे भेज दो। अब इफ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट हो जाएगा और I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू उठा करके यहां और यहां रख दोगे तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, मतलब 1 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डिफाइन 1 ओम। व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम जो है वो एक सर्किट का या एक डिवाइस का रेजिस्टेंस होता है। जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे, तो जो कंडक्टर आपने लगाया है या जो डिवाइस आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दोस्तों, फटाफट से एक बार जाकर के फिर से साइंस 100 कमेंट कर दो यार। देखो बेसिकली साइंस 100 इसलिए कमेंट करवाता हूं, आपके अंदर से फील आनी चाहिए कि मुझे साइंस में 100 में 100 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यार फटाफट से जाओ और एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के साइंस 100 कमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेजिस्टिविटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर अपन थ्योरेटिकल पैटर्न में देखेंगे तो थ्योरेटिकल पैटर्न में ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन अगर इसके न्यूमेरिकल्स देखोगे तो वो टफ है। ठीक है, तो ये वीडियो खत्म करने के बाद आप कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल्स रेजिस्टिविटी के जरूर बना लेना, क्योंकि अगर आप 4 से 5 रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम में रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यूट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक और क्यूट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मान लो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है इस कंडक्टर की लेंथ है L। ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया जो है वो है A। तो ये क्या बोलता है कि जितना बड़ा लेंथ ऑफ कंडक्टर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब लेंथ जितना लंबा कंडक्टर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगला पॉइंट बोलता है कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो जब ए के बढ़ने से बी भी बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए के बढ़ने से बी घट जाए इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा दोस्तों कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दिस इज कंडीशन नंबर 1। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दिस इज कंडीशन नंबर 2। अगर दोनों कंडीशंस को मिला दोगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हो गया। जैसे ही फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, वो हो गया रो L बाई A। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, यही वो स्टार फॉर्मूला है जिससे सारा न्यूमेरिकल बनने वाला है। तो क्या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। अगर इन दोनों फॉर्मूले को यहां रख दोगे तो एरिया का जो फॉर्मूला है उसको आप या तो इसमें या तो इसमें रख सकते हो। अब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? तो मिलीमीटर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, रेडियस को मिलीमीटर में दे देता है, तो उस हिसाब से आपको पहले एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर जो टर्म आया रेजिस्टिविटी रो, ठीक है, RHO रो बोलते हैं, लिखते एस के जैसा बना करके पीछे बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इसकी जो यूनिट है ये है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। किस तरीके से ओम मीटर आएगी इस चीज को समझ लेते हैं दोस्तों। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L बाई A, मतलब रो का फॉर्मूला क्या हो गया? RA बाई L। आर को मेजर करेंगे ओम में, एरिया को मेजर करेंगे मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में। ये और ये कटा, बचा क्या? ओम मीटर। तो दिस इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हो गई रेजिस्टिविटी की SI यूनिट। यहां तक फंडा समझ में आया? ठीक, अब मैं आप लोगों को बताता हूं अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं भैया, कि मान लो आपको रेडियस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। क्या दिया हुआ है? 3 मिलीमीटर। अब 3 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो। तो ये हो गया 3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.14 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया? 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -3, मतलब ये हो गया 3 3 9, तो ये हो गया 3.14 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -6।
ठीक, अब 9, 18, 27, 36, 9 1 9, 10, 11, 12, 2, 1, 9, 18, 27 एंड 28, तो दिस इज 28.26 इंटू 10 का पावर माइनस 6। ये जो मैंने कैलकुलेशन की एरिया निकालने की, इसी में बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहीं पे आप गलती कर दिए, तो जब आप इस वैल्यू को उठा करके यहां रखोगे रेजिस्टेंस में, तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अक्सर क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहां तक अगर कर लिए हो तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, मतलब L1 जो है वो L के बराबर हो गया, और इसका जो एरिया है वो है A, मतलब एरिया 1 जो है वो A के बराबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या आता है भैया, इस वायर को फोल्ड कर दिए और डबल कर दिए, तो अब क्या हो गया, ये वायर ऐसा मुड़ करके और ऐसी हो गई, मोड़ करके डबल कर दिया, तो जो लेंथ 2 है वो कितनी हो गई, L/2, और जो एरिया 2 है वो कितना हो गया, वो हो गया 2 टाइम्स एरिया, डबल हो गया ना भैया एरिया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब मान लो ये जो वायर क्वेश्चन में दी थी, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, मतलब R1 की वैल्यू अगर R है तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालो बोल देता है। अब मटेरियल तो मैंने चेंज किया नहीं, तो जो रो होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मतलब R की वैल्यू क्या है, रो L/A, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू हो गई R। अब आपको R2 निकालना है, तो R2 कितना होगा, वो होगा रो 2 L2/A2। रेजिस्टिविटी सेम है, मतलब ये भी रो हो जाएगा। लेंथ 2 कितना हो गया, L का आधा, और एरिया 2 कितना हो गया, वो हो गया 2 टाइम्स एरिया। ये कितना हो गया, रो L/A, देखो ये वाला 2 नीचे चले गया, ठीक है, और ये वाला 2 ऑलरेडी नीचे है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 डिनोमिनेटर में। इसकी वैल्यू कितनी थी, R, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, R/4। तो वैल्यू अगर इस वायर को जस्ट डबल कर दोगे तो क्या होगा, जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो एक्चुअल रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अगर मान लो उस वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम था, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100/4, मतलब 25 ओम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहां कहां आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस में भी आ सकता है, बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्या ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आया हुआ है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बना लेना। एक तो रेशियो का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऊपर से एक्सपोनेंट में 10 के पावर में चीजें चले जा रही हैं, पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, मिली में वैल्यूज दी रहेंगी, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट सॉलिड मार्क्स है, मतलब अगर आपको 95-100% सिक्योर करना है तो यार ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, अगर अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जब एक या एक से अधिक रेजिस्टेंस को अपन एक साथ लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब ये देखो, ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, ये तीनों एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लग गए। ठीक, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहां पर डाउट आया भैया जज कैसे करूं कि मैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर सारे के सारे एक रास्ते में आएंगे तो वो सीरीज हो जाएंगे, एक रास्ते में नहीं आएंगे तो वो सीरीज नहीं होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सीरीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, एक आदमी यहां से निकला, यहां से होते हुए इधर गया, ठीक, उसको रास्ते में मिला पहला रजिस्टर, इससे बात करते हुए आगे गया, इसको मिला दूसरा रजिस्टर, फिर इससे बात करते हुए आगे गया, इसको मिला तीसरा रजिस्टर, और फिर यहां से ये गोल घूम करके वापस आ गया। तो जब मैं इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा था तो तीनों रजिस्टर एक ही पाथ में आ गए। ठीक, बीच में कोई जंक्शन नहीं था, कोई जॉइंट नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक पूरे रास्ते में ये सारे के सारे आ गए, मतलब इनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, चलो अब इसको एज अ क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो पहला रजिस्टर जो है वो है 2 ओम का, दूसरा रजिस्टर है 3 ओम का, और चौथा रजिस्टर है 4 ओम का। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, और इसको 5 ओम ले लेते हैं, 5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 20 वोल्ट का, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 3 रजिस्टर लगा दिए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का। आपको बोलता है भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बताओ व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारे रजिस्टर्स को हटा करके अगर बदले में एक रजिस्टर लगा दोगे तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, सीरीज के दो नियम, सीरीज का सबसे पहला नियम, करंट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, करंट जो है
डिवाइड नहीं होगा। और दूसरा नियम है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं इस सर्किट में निकाल करके बताता हूं सबसे पहले कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेकंड टॉपिक में इसमें आपको निकाल के बताता हूं कि करंट कितना आएगा, और थर्ड चीज में निकाल करके बताता हूं कि कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं उसको कि कितना आएगा। तो देखो अब मैं बताता हूं कि इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक साइड मेरा सर्किट बना हुआ है, आपको जब रेजिस्टेंस इन सीरीज लेना है तो सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो आर सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब R सीरीज की वैल्यू कितनी हो गई? R1 की जगह हम रखेंगे 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 5 ओम। ठीक है, मतलब R सीरीज की वैल्यू हो गई 10 ओम। मतलब इसकी जगह अगर इस पूरे को हटा करके मुझे एक रजिस्टर लगाना होता तो वो एक रजिस्टर होता 10 ओम का। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन बोलता है इस सर्किट में करंट कितना निकलेगा वो बताओ। ठीक है, तो करंट के लिए अपन ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होगा। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 20 वोल्ट दी हुई है, इस 20 वोल्ट को उठा करके यहां रख देता हूं, तो 20 इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाली थी 10, तो आई की वैल्यू हो गई 20 अपॉन 10, मतलब 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो यहां से कितना करंट निकलेगा दोस्तों? तो यहां से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा, और वो 2 एम्पियर का करंट यहां से होते हुए यहां जाएगा, और यहां से होते हुए इस पहले रजिस्टर तक पहुंचेगा। अब अगर मैं बोलूं कि पहले रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो कितना आएगा, मतलब अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूं जिसका एक टर्मिनल इस वायर में टच करूं और एक टर्मिनल इस वायर पे टच करूं, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, तो वापस से ओम्स लॉ लगाओ। अब जो ओम्स लॉ लगाओगे उसमें क्या आएगा? V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1। अब I1 R1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि सीरीज में जो है वो करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता है। और R1 क्यों लिया? क्योंकि मैं सिर्फ पहले रजिस्टर के अक्रॉस V1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2 इंटू 2, मतलब 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है V2 कितना आएगा और V3 कितना आएगा। आपको मुझे ये बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकंड रजिस्टर कितना आएगा और वोल्टेज अक्रॉस थर्ड रजिस्टर कितना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन का नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब देखते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, बड़ा मजेदार सा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? दो जंक्शंस के बीच में जाने के मल्टीपल रास्ते बन जाते हैं, उन मल्टीपल रास्तों को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहां पर एक रजिस्टर यहां है, एक रजिस्टर यहां है। ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। R1 जो है वो है मान लो 2 ओम, और R2 जो है वो है 4 ओम। ठीक, अब भैया क्या है यहां पर बोल रहा है, मान लो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया हमने। ठीक है, और ये यहां पर जुड़ गया। ठीक है, ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, बाद में इसकी कोई वैल्यू अज्यूम करके आपको बता दूंगा। अब यहां पर देखो, यहां से अगर एक आदमी निकलता है, ठीक है, मान लो चार्जेस यहां से निकले, यहां से होते हुए इधर गए, इधर से होते हुए यहां गए। अब यहां तक तो चार्ज सेम गया, लेकिन अब क्या हो गया? जैसे ही करंट ए पे पहुंच गया, इसको जाने के दो रास्ते मिल गए, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। ठीक है, और दोनों में से कहीं भी जाए अल्टीमेटली वो पहुंचेगा यहीं। तो ए जंक्शन से लेकर के बी जंक्शन तक ये सर्किट कहां पे है? ये सर्किट पैरेलल में है। और ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांच है इसको अपन बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इस पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, नीचे वाली ब्रांच पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यहां से अगर वो जाएगा तो सिर्फ ये रेजिस्टर आएगा, और नीचे से जाएगा तो सिर्फ 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। अब अगर इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाना हो तो उसको बोलेंगे आर पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल में रेसिप्रोकल्स को ऐड करना होता है, तो 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस तरीके का फॉर्मूला यूज करोगे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम ले लो, 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया 2 प्लस 1, तो ये हो गया 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। अब देखो मैं यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, लगभग 10 में से 8 बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप सही लिखते हैं, फॉर्मूला सही लिखते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में वो ये नहीं लिखते हैं, ठीक, डायरेक्टली इक्वल टू डाल करके ये लिखते हैं,
फिर अगले स्टेप में वो ये नहीं लिखते हैं डायरेक्टली इक्वल टू डाल करके, वो 3/4 लिखते हैं और वो लिखते हैं 3/4 जो है वो उनका आंसर हो गया। भैया 3/4 आंसर है ही नहीं, वो तो 1/RP की वैल्यू है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो RP की वैल्यू आ जाएगी 4/3 ओम। मतलब अगर इस पूरे को हटा करके उसके बदले एक रेजिस्टर निकालना हो, मतलब एक रेजिस्टेंस लगाना हो, तो वो 4/3 ओम के बराबर का होगा। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 6 वोल्ट, ठीक है, कितना है 6 वोल्ट। अब देखो ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है और ये 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी है, ठीक है, दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट है। क्यों? ये वायर के दोनों टर्मिनल्स अल्टीमेटली इसके साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों के वायर्स भी अल्टीमेटली इसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल है दोनों में, तो अगर अब मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो देखो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 होता है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल्स टू I1 R1, मतलब मैं लिख सकता हूं 6 इज इक्वल्स टू I1 इंटू 2, मतलब 6/2 इज इक्वल्स टू I1, मतलब I1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। कितना आ गया I1? 3 एम्पियर। मतलब इस वाले ब्रांच से 3 एम्पियर का करंट जाने वाला है। वैसे ही अगर मैं निकालूं V इज इक्वल्स टू I2 R2, तो 6 इज इक्वल्स टू I2 निकालना है, R2 4 हो गया, तो 6/4 इज इक्वल्स टू I2, मतलब I2 की वैल्यू आ गई 3/2, मतलब 1.5 एम्पियर। मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो हो जाएगा 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो भैया एक ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो है 3 एम्पियर, दूसरे में जो जा रहा है वो है 1.5 एम्पियर। अल्टीमेटली यहां से कितना आया होगा? यहां से आया होगा 4.5 एम्पियर। कितना आया होगा? 4.5 एम्पियर। और 4.5 एम्पियर को अगर आप मिला दोगे तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा, ठीक। वैसे अगर कोई बच्चा एक साथ निकालने की कोशिश करे, ठीक है, वो बच्चा बोले नहीं भाई हमको अलग अलग नहीं निकालना है, हमको एक साथ निकालना है, तो उसका आंसर कितना आएगा एक बार इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो अगर उसने क्या किया, एक साथ वैल्यू को रखा, तो क्या होगा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया था 4/3। अब अगर ओम्स लॉ लगाओगे तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर हो जाएगा। V की वैल्यू दी हुई है 6, I अपने को निकालना है और R की वैल्यू कितनी दी है? 4/3। अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3/4, ये गया 3, ये गया 2, मतलब हो गया 9/2, मतलब 4.5 एम्पियर का नेट करंट आ गया, जो कि उधर से जोड़ने पे भी 4.5 एम्पियर आ रहा है। फंडा क्लियर हो रहा है? तो अपन ने क्या सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं तो मैंने ऊपर लिंक डाला है, आप ऊपर उस लिंक पे जाओ, इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस के मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराए हैं, आप जाकर के उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो और उससे होगा क्या कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को फटाफट बना पाओगे, ठीक है। ये एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आपको न्यूमेरिकल के और क्वेश्चंस कराने हैं, मतलब मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर के उस वीडियोस को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है दोस्तों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब भैया ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट क्यूटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट क्यूटेस्ट क्वेश्चन है। मतलब मैं तो ये बोलूंगा अगर पूरे साइंस में सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ के जाने वाले हो, सोचे हो कि भैया पूरे साइंस में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा, तो भी ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मतलब 10 साल का पेपर उठा करके देखोगे तो 7 साल तो कम से कम ये क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है कि जो हीट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, that is directly proportional to resistance and that is directly proportional to time। अगर इन सबको मिला दोगे तो हीट का फॉर्मूला आ जाएगा I²RT, ठीक है। मतलब आप जितना ज्यादा करंट एक डिवाइस से पास करोगे उतना ज्यादा हीट लिबरेट होगा, ठीक है। अब क्या इस हीट के फायदे हैं? बिल्कुल हैं। क्या इस हीट के नुकसान भी हैं? वो भी है, ठीक है। तो उन दोनों चीजों के बारे में अपन सीखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग
क्या बोलता है, ठीक। तो क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी डाल देता है। हीट की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, तो जो H है ये हीट है, हीट निकालो चाहे वर्क निकालो, ये दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है, और इसकी जो यूनिट आती है वो आती है जूल में। किसमें आती है यूनिट, यूनिट आती है जूल में, ठीक। चलो एप्लीकेशन समझते हैं। हीटिंग लॉ और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जब बल्ब को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, फिलामेंट गर्म हो जाती है, उस फिलामेंट के गर्म होने के बाद वो उसमें से रेडिएशन एमिट करती है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है रूम हीटर। रूम हीटर में हम क्या करते हैं, और रूम हीटर को जब हीट करते हैं उसकी कॉइल जो है वो गर्म हो जाती है, कॉइल के गर्म होने के कारण वो हीट लिबरेट करने लगती है। थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक आयन, जो कपड़ा प्रेस करने के काम आता है, या फिर इमल्शन रॉड, या फिर टोस्टर, या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये तो हद से ज्यादा बार एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को अगर छोड़ के बाकी सबको देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है कि अपन हीट का यूज कर रहे हैं, और उस हीट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि अपन ये चीज को जैसे कि टोस्टर है, टोस्टर में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, उससे वो टोस्टर गर्म हुआ, उसमें अपन ने ब्रेड डाल करके उसको टोस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं ये एक पॉजिटिव एप्लीकेशन है, लेकिन करंट के लगातार फ्लो होने के कारण बहुत मात्रा में एनर्जी जो है वो वेस्ट भी हो जाती है, वो उसका डिसएडवांटेज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर आपको यूज बताया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है दैट डज नॉट अलाउ एक्सेसिव करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है। तो व्हाट इज अ फ्यूज, अ फ्यूज इज द इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि अपने आप के अंदर से ज्यादा करंट फ्लो होने नहीं देता है। तो कितना करंट फ्लो होने देता है, तो भाई हर फ्यूज की एक रेटिंग होती है। तो मान लो 10 एम्पियर का आपके पास फ्यूज है, तो 10 एम्पियर तक करंट पास कर सकते हो, उससे ऊपर जैसे ही करंट फ्यूज पास होगा, करंट पास होगा, फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूट जाएगा वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, और बेसिकली वो क्या करता है, वो हमारे डिवाइसेस को ओवर करंट से बचाता है, जिसके कारण डिवाइसेस खराब नहीं होते हैं। तो होगा क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक वायर, उसके अंदर एक मेटालिक वायर होती है जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। तो अगर पूछेगा फ्यूज कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, लो रेजिस्टिविटी का होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी का और लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अप्लायंस, और वो अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाना चाहिए, कभी भी पैरेलल में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर जनरेशन स्टेशंस टू आवर होम, ठीक है। बिजली पैदा कहाँ हो रही है, वो हो रही है इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस में, और पावर स्टेशन से जब हम बिजली को घर पे भेजते हैं तो उसमें रास्ते में बहुत सारी मात्रा हीट की जो है वो लिबरेट हो जाती है, जिससे एक सिग्निफिकेंट लॉस हमको होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस में इतना ज्यादा हीट पैदा होता है कि वो डिवाइसेस खराब हो जाते हैं, सुने होगा ना, मोबाइल ओवर हीटिंग के कारण खराब हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, समटाइम्स जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या करती है, वो हमारे डिवाइस को भी डैमेज कर सकती है। तो हमने क्या सीखा, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि भैया एडवांटेजेस क्या हैं, फिर उसके बाद हमने सीखा कि डिसएडवांटेज क्या है, फिर हमने उसमें एक फ्यूज का टॉपिक भी पढ़ लिया, फ्यूज क्या है, फ्यूज का एप्लीकेशन क्या है, फ्यूज के मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अपन ने क्या की, ये सारी चीजें अपन ने सीख ली, ठीक। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको 3 फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है। हीट का पहला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो VIT, हीट का दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो I²RT, और हीट का तीसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो V²/R, और न्यूमेरिकल में T। इसमें से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये लॉ बताता है, ठीक, इसको आप हमेशा सीरीज में लगाओगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और हीट या फिर पावर रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला आ गया, तो फिर आप हीट का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ना कि ये वाला, ठीक है। उसी की जगह ये फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हो, बट इसमें क्या होता है, 2 चीज वेरिएबल हो जाती है, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला अपने को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहां तक का फंडा क्लियर है भाई, फिर से बोल रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE क्लास 10th साइंस। इस क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। अगर अपन इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो व्हाट इज पावर, तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, काम करने के रेट को, या फिर रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ हीट, हीट कितनी जल्दी जल्दी लिबरेट हो रहा है उसको, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं पावर। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी फिजिक्स में रेट ऑफ वर्ड आएगा डिवाइडेड बाय कर देना है टाइम,
ठीक, तो पावर हो क्या गया, पावर हो गया वर्क अपॉन टाइम, या फिर पावर हो गया हीट अपॉन टाइम। इन दोनों में से आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक, अब पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों पावर की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, पावर की जो एसआई यूनिट है, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। क्या होती है, WATT वॉट, जिसको अपन W वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज 1 वॉट। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी। तो अगर 1 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में लिबरेट होने लगे तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1 वॉट। ठीक है, तो ये 1 वॉट, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। सभी का आंसर एक ही पैटर्न में लिखना होता है। अगर आप वो पैटर्न सीख जाओगे ना तो सारी चीजें होने लगेंगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर एक मिस हो रहा है, ठीक है, उस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। अगर अपन हीट का फॉर्मूला देखें तो हो गया VIT, हीट का दूसरा फॉर्मूला हो गया I²RT, और हीट का तीसरा फॉर्मूला हो गया V² अपॉन R, और न्यूमेरिकल में ऊपर में न्यूमरेटर में T। क्योंकि पावर का फॉर्मूला हीट अपॉन टाइम होता है, तो तीनों ही फॉर्मूले में से अगर टी हटा दोगे तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VI पावर इज इक्वल्स टू I²R और पावर इज इक्वल्स टू V² अपॉन R, जिसमें से इसको यूज करना सीरीज में, ठीक है, इसको यूज करना पैरेलल में, ठीक, और इसको अवॉइड करना यूज करना। ठीक है, वैसे बना सकते हो इसमें भी, अगर बनाओगे तो कोई गलत नहीं है, आंसर हमेशा सही आएगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने बोलता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था 45 मिनट्स 50 मिनट्स के लगभग का वीडियो होगा, और इस वीडियो में अपन सारी चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, एकदम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद जाओ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को याद कर लो, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस बना लो। इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आज रात तक पूरा का पूरा फिजिक्स अपने को खत्म करना है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं फाइनल डे में भी कराने वाला हूं आप लोगों को। उसके अलावा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि कल सुबह 10 बजे वापस से अलाइन होना है। कल सुबह 10 बजे आपको पहला चैप्टर जो का वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस 10 बजे। ठीक है, उसके बाद 1 बजे मिलेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर उसके बाद 4 बजे आपको मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और शाम को 7 बजे आपको मिलने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कल अपन पूरा केमिस्ट्री खत्म होने करने वाले हैं दोस्तों। फटाफट से यार अपने दोस्तों को भी लिंक भेजो, उनको बोलो कि यार सर पूरा का पूरा साइंस फिनिश करा रहे हैं, तो उनको भी हमारे साथ जोड़ो ताकि वो भी पूरा का पूरा साइंस हमारे साथ फिनिश कर सकें। चलिए वापस आते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम बहुत क्रूशियल है अपने लिए। बोलता है रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या होता है, ये अपने को समझना है। बोलता है द वैल्यू ऑफ पावर, पावर की वो वैल्यू और वोल्टेज की वो वैल्यू जिसको अगर अपन साथ में ले लें तो अपन उसको बोलेंगे रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जैसे कि एक कोई डिवाइस है जो 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है, अगर उसको 220 वोल्ट के पावर सप्लाई में लगाओगे तो ये जो 60 वॉट 220 वोल्ट है, इसको अपन डिवाइस की रेटिंग बोलते हैं। ठीक, डिवाइस की रेटिंग में कभी भी जो कांस्टेंट चीज होती है वो होती है रेजिस्टेंस। किसी भी डिवाइस के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन अपन रेजिस्टेंस बताने की जगह क्या करते हैं, अपन ये बताते हैं कि अगर आप उसको इतने वोल्ट के पावर सप्लाई में, पोटेंशियल डिफरेंस के पावर सप्लाई में चलाओगे तो वो इतना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड चलाने का 60 जूल कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ अगर अपन बढ़े, ठीक है, तो 2 टॉपिक्स और बाकी हैं अपने पास, मतलब ये बेसिकली एक लास्ट टॉपिक है और इसके बाद अपने को इसका न्यूमेरिकल करना है। एक टॉपिक है किलो वॉट आवर क्या होता है। ठीक है, किलो वॉट आवर में अगर आप देखोगे तो वॉट वर्ड यूज होता है, और वॉट वर्ड यूज होने के कारण हमको ऐसा लगता है मानो ये पावर की यूनिट है, बट एक्चुअली ये पावर की यूनिट नहीं है, ये है एनर्जी की यूनिट। किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। और ये जो यूनिट है, ठीक है, जो कॉमन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको अपन बोलते हैं किलो वॉट आवर। और 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो होता है, देखो 1 किलो मतलब हो गया 1000, वॉट मतलब हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और 1 घंटे में हो गए 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये सेकेंड और सेकेंड कट गया, बचा कितना 3600 और 1230 और मतलब 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को अपन बोलते हैं 1 किलो वॉट आवर या फिर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो है 1 किलो वॉट आवर। फंडा समझ में आया। ठीक, तो देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो पावर की यूनिट है, बट वो एक्चुअली क्या चीज की यूनिट है, वो है एनर्जी की यूनिट। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है
द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से एक टाउन में बिजली मिलती है। बोलता है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ रनिंग अ 80 वॉट फैन, 80 वॉट का फैन है, पावर कितना है, पावर है 80 वॉट, ठीक है, कितने मिनट के लिए चलाए हो, 10 घंटे के लिए चलाए हो, मतलब टाइम है 10 आवर्स, ठीक है। बोलता है फॉर अ होल मंथ ऑफ जून, जून में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 30 दिन हो गए, तो मतलब बेसिकली एक महीने में चलाए कितना, 300 घंटे चलाए, ठीक है। अगर अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, मतलब 80 वॉट इंटू 300 आवर, 1 2 3 वॉट आवर, इसको किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 124 किलो वॉट आवर। अब अगर अपने को कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 24 इंटू 3, 4 8 12, और ये 72 रुपीज का बिजली बिल आएगा अगर अपन इस एक 80 वॉट के डिवाइसेस को 10 घंटे चलाते हैं 30 दिन तक। फंडा समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके के आप चाहो तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक, ओम्स लॉ। उसके अलावा रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, जो मैंने वायर को फोल्ड करने वाला क्वेश्चन बताया वो बहुत ज्यादा आता है, एक वायर को 3-4 टुकड़ों में काट करके पैरेलल और सीरीज में जोड़ देता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और यार कमेंट जरूर करना भूलना मत, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कल भी जब नोटिफिकेशन आए, कल जब ये वीडियो लॉन्च हो तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका एक भी वीडियो जो है वो छूटे ना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी जो है वो हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही, अब जाओ यार जाकर के पढ़ाई करो फटाफट।